नमस्ते बच्चों, एक बार पुनः हमारे चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। हम बच्चों बात कर रहे थे जयशंकर प्रसाद जी की कविता पर। जो कविता प्रेमचंद जी को भेजनी थी जयशंकर प्रसाद जी द्वारा, वो कविता आपके समक्ष इस रूप में उपस्थित है। जो कविता का जो आधा अंश है उस पर हमने पहले बात कर ली थी। आज हम उसके आगे की अंश की बात करेंगे। बहुत सरल भाषा में और बहुत सरल तरीके से हम इस कविता को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, वो जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं उस आत्मकथ्य कविता में, आत्मकथ्य का मतलब ये होता है स्वयं के बारे में जो कहा जा सके। मूल शब्द है कथा, कथा का मतलब होता है कहानी, वृतांत, गाथा। और कथ्य मतलब जो कहा जा सके या जो कहने योग्य हो, उसको कहते हैं कथ्य। तो वो कहते हैं कि मेरे स्वयं के बारे में कुछ कहने योग्य है ही नहीं, और उसके लिए वो अपनी दुविधा बताते हैं। तो वो कहते हैं, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया। वो कहता है कि मेरे जीवन में ऐसा सुख है ही नहीं जो औरों को अच्छा लगे या औरों को आदर्श, औरों के लिए वो आदर्श बने। तो मैंने तो वो सुख देखा ही नहीं, सपना जरूर देखा था। मिला कहाँ वह सुख जो मैंने सपने में जरूर सुख देखे थे, परंतु वो वास्तविक रूप से जैसे मैं जगा वो सुख मुझे नसीब नहीं हुआ। अर्थात मेरे जीवन में कोई खुशी नहीं है, कोई सुख नहीं है जिसका बखान मैं दुनिया के सामने करूं। इसलिए मुझे अपने आप में ऐसी कोई बात नजर नहीं आती है कि जिसका मैं वर्णन करूं। इसलिए मुझे आत्मकथा लिखनी नहीं है। आलिंगन में आते आते मुस्का कर जो भाग गया। आलिंगन कहते हैं इस प्रकार हम जब एक दूसरे से गले मिलते हैं, बाहें एक दूसरे में बाहें डालकर, उसको कहते हैं आलिंगन, गले से गले मिलना। तो जब वो किसी से मुलाकात होती है, उसे गले मिलते हैं और वो ऐसे करते हैं, आते आते वो भाग जाता है। तो मेरे साथ तो कुछ ऐसा ही हुआ है, जैसे कि वो सुख मेरे पास आने वाला था और आते आते ही वो सुख भाग गया। मतलब मेरे सपने में सुख था, वो जैसे मेरी नींद खुली सुख मेरे आसपास ही नहीं था। तो कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि मेरे साथ तो वह हुआ कि मैंने केवल सुख की कल्पना देखी और वो मुझे सपने में लगा कि वो मेरा सुख मेरे पास है। जैसे किसी से हम जिसको हम याद करते हैं और हम सपने में उससे मिलते हैं, और जैसे हम यूँ हाथ करते हैं और हमारी नींद खुलती है तो वो हमारे पास कुछ नहीं बचता। तो मेरे साथ तो सुख के मामले में ऐसे ही हुआ है। वो कहते हैं जिसके अरुण कपोलों की, कपोल कहते हैं गाल को और अरुण कहते हैं लाल को। जो सुबह सुबह का सूर्य होता है उसको भी अरुण बोलते हैं। कि जिसके अरुण कपोलों की मत वाली में नशीली, जो मद मस्त कर दे सुंदर छाया में। अब कोई यहाँ कल्पना कर रहा है, देखो एक तरह से यहाँ जो उसकी जो उषा काल की जो सुंदरता है उससे भी बढ़कर वो अपनी प्रेमिका की सुंदरता बता रहा है कि जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी, अनुरागी माने प्रेमी, प्रेमिका या प्रेयसी, उषा लेती थी निज सुहाग। उषा का निज सुहाग कौन होता है? जो उगता हुआ सूर्य। और उसकी जो लालिमा है वो उषा कहाँ से लेती थी? उषा कहते हैं जो सूर्योदय से पहले की जो स्थिति होती है ना, सूर्यदेव की पूर्व बेला, इसको उषा कहते हैं।
वहाँ उस समय सूर्यदेव उग रहा होता है, उस समय आसमान में देखना बिल्कुल लालिमा छाई रहती है, तो उसको उषा कहते हैं। तो वो जो उषा है वो अपना सुहाग मतलब अपनी लालिमा कहाँ से रहती है? वो मेरी प्रेमिका के लाल गालों से, उससे वो अपनी लालिमा लेती है। मधु माया, मधु का मतलब होता है वो, मधु ऋतु को भी कहते हैं, बसंत ऋतु को मधु ऋतु कहते हैं। और मधु माया मतलब जो मधुर माया है, उसमें वो जो उषा है वो अपनी लालिमा किससे लेती है? मेरी प्रेयसी की लाल कपोलों से लालिमा लेती है। अर्थात मेरी जो प्रेयसी है उसकी जो गालों की जो लालिमा है वो उषा की लालिमा से भी सुंदर है। उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की। अब उसकी स्मृति में उसकी याद, स्मृति कहते हैं याद, पाथे कहते हैं जो हम रास्ते, पथ माने रास्ता, रास्ते पर चलते हैं तो हमारे पास कोई साधन होता है जिससे हम रास्ते पर को आराम से पार कर सकें। जो भोजन आदि, भोजन है, पानी है, इसको हम कहते हैं पाथे। वो जो पथिक है, पथिक माना राहगीर, और पंथा माना रास्ता। तो रास्ते का राहगीर, मैं एक राहगीर हूँ, और मेरे जो राह में जो खाने पीने का जो सामान होता है वो एक तरह से उसकी स्मृति है जिसके सहारे मैं अपना रास्ता काट रहा हूँ। अर्थात मेरे पास उसकी यादें हैं, वो मेरे पास नहीं है परंतु केवल उसकी यादें हैं जिसके कारण मैं इस जीवन के मार्ग पर बढ़ रहा हूँ। अब सीवन को उधेड़ कर देखूंगा क्यों मेरी कंथा की। कंथा कहते हैं गुदड़ी को। आपने देखोगे पुराने जो बिस्तर होते हैं उसमें क्या कपड़ों को जोड़ जोड़ करके बिस्तर तैयार किया जाता था, तो अब उसको राजस्थानी में गुदड़ी बोलते हैं, हिंदी में भी गुदड़ी बोलते हैं, और संस्कृत में कंथा बोलते हैं। तो जैसे गुदड़ी में कई प्रकार के कपड़े जुड़े होते हैं, और हम खोलते हैं तो उसमें तरह तरह की, कोई फ्रॉक मिलती है, कोई शर्ट मिलता है, कोई पैंट मिलती है, तो अलग अलग कपड़े मिलते हैं। तो सीवन को उधेड़ कर देखोगा, सीवन मतलब सिले को, जो कपड़ा सिला हुआ है उसको आप उधेड़ कर क्या देखोगे? मेरी गुदड़ी है, मेरा गुदड़ी जो सिला हुआ है मतलब मेरा जीवन है, उसमें कई प्रकार के दुख, कई प्रकार के तकलीफें, कई प्रकार के रंग जुड़े हुए हैं। अब उनको उधेड़ दोगे तो उसके उधेड़ दोगे तो मेरी उसमें लज्जा ही बाहर आनी है, मेरी इज्जत ही जानी है। उसमें कुछ आपको ऐसा अनोखा, ऐसा कोई चमत्कार प्रदान करने वाली चीज कुछ नहीं मिलेगी। तो यहाँ कोई ने बहुत सुंदर प्रयोग किया है कि एक तरह से जो सिले हुए को उधेड़ोगे तो उसमें छोटे छोटे आपको कतरे मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेगा। अर्थात मेरे जीवन में जो कोई कमियां हैं, बुराइयां हैं, चोरी, नशा, कुछ भी जो मेरे सामान्य आदमी में कोई आदत होती है, ऐसी बातें मेरे में मिलेगी। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। कभी कहते हैं मेरा छोटा सा जीवन है और उसको बड़ा चढ़ा करके मैं कैसे पेश करूँ। अगर बड़ा चढ़ा कर पेश करूंगा तभी तो लोगों को पसंद आएगा, लोग उससे कुछ सीखेंगे। क्योंकि मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं, मेरा छोटा सा जीवन है और उसमें मैं मेरा कोई जीवन में कोई सुख है नहीं। वो सुख तो आते आते गया है, और कोई वो एक सुख की कल्पना है, उसके सहारे ही मैं तो इस जीवन की ओर आगे बढ़ रहा हूँ। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन हूँ। इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं आत्मकथा नहीं लिखूं, दूसरों की आत्मकथाएं लिखी हुई है उसको सुनूं, या दूसरे जो प्रवचन करते हैं या अपनी बातें कहते हैं उन बातों को मैं ध्यान से सुनूं। यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं और मैं तो चुप ही रहूं तो ठीक है। मौन का मतलब चुप, शांत, साइलेंट रहूं। इसीलिए बनाई है क्योंकि न तो मेरे जीवन में कोई इतना सुख है, न मैंने कोई बड़ा काम किया है, मैंने केवल
सपने जरूर देखे थे सुख के, वो सपने के सपने रह गए, हकीकत में ऐसे कुछ नहीं हुआ। और मैं तो जीवन में बढ़ रहा हूँ तो केवल वो कभी जो मेरी याद है कि मैं भी कहीं सुख था, वो इसकी याद के सहारे ही मैं इस रास्ते को काट रहा हूँ। अन्यथा तो मेरे पास कोई सुख नाम की चीज नहीं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। सुनकर क्या तुम भला करोगे, मेरी आत्मकथा है वो भोली भाली है। देखो यहाँ विशेषण दिया, कौन सा विशेषण दिया? आत्मकथा को भोली है, क्योंकि उसमें भोलापन है। मेरे में कपट थी नहीं, सीधा साधा जीवन था, इसलिए जो मेरी आत्मकथा होगी वो भी क्या बनेगी? भोली होगी। और उस भोली आत्मकथा को सुनकर तुम क्या करोगे? खुद हंसोगे, मेरा उपवास उड़ाओगे और कुछ होना नहीं। अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी जीवन व्यथा। मैं तो इस जीवन में कई संघर्ष देखे हैं, कई दुख देखे हैं, इस कारण अब तो मेरे पास कोई समय भी नहीं है। मेरी जो व्यथा है, व्यथा में तकलीफ, मेरी तकलीफ, मेरा दर्द सब इतना, खुद वो तकलीफ दर्द है वो भी मौन हो गया है, वो चुप हो गया, वो भी कुछ कह नहीं पा रहा है। और मैं वो अपना में मेरी दर्द है, पीड़ा है, वो सब भी थक गए हैं। इसलिए अब उसके बारे में भी कुछ कहना ठीक नहीं है। अर्थात कोई ये कहना चाहता है कि मैं इतना पीड़ा में हूँ, इतना दर्द में हूँ कि वो दर्द पीड़ा कोई मौन हो गई है। एक बार होता ना, जैसे ये हम कहते हैं यहाँ हाथ दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, इतना दर्द बढ़ जाता है तो आदमी चुप हो जाता है। तो मेरी वो स्थिति हो गई है कि मेरी पीड़ा भी चुप हो गई है। इसलिए अब ये थकी और चुप है। अब इसके बारे में कुछ दुनिया को बताऊं मैं ठीक नहीं मानता। तो अब ये कवि में इसने बताया है कि जो आत्मकथा बड़ा चढ़ा कर लिखते हैं, तो वो अब एक तरह से व्यंग्य कर रहे हैं कवि, कि जो आत्मकथा लिखते हैं वो अपने जीवन को बहुत ऊंचा बनाकर लिखते हैं, अपनी कमियों को छिपाते हैं और प्रशंसाओं को व्यक्त करते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप आत्मकथा न लिखें, क्योंकि आत्मकथा तब लिखी जानी चाहिए जब किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में कोई महान काम किया है, अपने जीवन में कुछ महान सफलताएं प्राप्त की है। तो कवि तो कहता है मेरा तो जीवन सीधा साधा जीवन है, मैं सामान्य मनुष्य हूँ, मेरे जीवन में भी बुराइयां हैं, कोई अच्छा ही नहीं है। तो अब मैं इस बुराई को आपके सामने रखूंगा तो आप उसकी मजाक उड़ाओगे, और मेरी जो सरलता है उसकी जो बात करूंगा तो भी आप मजाक उड़ाओगे। तो इसलिए मैं अपनी पीड़ा अपने पास रखता हूँ, अपना दुख अपने पास रखता हूँ, और वो मैं उसके औरों के सामने उसको नहीं रखता हूँ। अब आप इसमें छोटे छोटे अलंकार देख सकते हैं। जैसे ये आते आते, ये कौन सा अलंकार है पहले हमने बता चुके हैं। एक शब्द की पुनरावृत्ति होती है तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। यहाँ एक तरह से ये प्रतीक अलंकार है। प्रतीक में क्या होता है कि उपमा में तो हम जो इंद्रिय गोचर उपमान होते हैं, जिन अंकों से देख सकते हैं, उसके बराबर उसको जो नहीं देख सकते उसके समान बताते हैं। तो इसे उल्टा करते हैं। जैसे मान लो अगर जो प्रेयसी की लालिमा को उषा की लालिमा के समान बताया जाता है तब तो होता उपमा अलंकार। अब इसमें उल्टा बताया जाता है, प्रतीक का मतलब उल्टा है। इसमें किसको, जो उषा की लालिमा है उससे भी बढ़कर कवि ने प्रेयसी की लालिमा को बताया है, इसलिए यहाँ पर ये प्रतीक अलंकार है। और यहाँ जो कवि है वो प्रश्नोत्तर शैली में अपनी बात कर रहा है। और ये प्रश्न उठा करके बात कहता है कि जैसे मैं क्यों मेरी उधर देखोगे, क्यों मेरी कंथा को, मतलब नहीं देखना है। जैसे औरों की सुनता मैं मौन रहूं, अब मतलब अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन, अच्छा मतलब मौन रहना ही है।
तो यहाँ एक ये जो शैली है, हम इसको कहते हैं कि ये प्रश्न शैली या सवाल शैली है, जिसमें कवि ने प्रश्न पूछ करके, ये प्रश्न उत्तर तो है नहीं, सवाल ये है, उत्तर नहीं लिख रहे हैं, प्रश्न पूछ करके अपनी बात रख रहे हैं। तो आप ये कविता है जो पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि ये जो प्रेमचंद जी ने अपनी पत्रिका हंस के लिए आत्मकथा लिखने को कहा था जयशंकर प्रसाद जी को, तो जयशंकर प्रसाद जी उधेड़बुन में आ गए कि मैं क्या लिखूं और क्या नहीं लिखूं, क्योंकि वो कविता के आदमी थे और नाटक के आदमी थे और आत्मकथा लिखना उन्हें पसंद नहीं था। तो फिर वो, परंतु उनको जब ये आदेश हुआ या संदेश आया प्रेमचंद जी का, तो उसके जवाब में उन्होंने आत्मकथ्य नाम से एक ही कविता लिखी और ये कविता जग प्रसिद्ध हो गई। और इस कविता से हम ये एक संदेश, अपने को साफ साफ संदेश मिलता है कि हम अपनी अपनी बहुत बातें कह देते हैं, जबकि उन बातों में कोई ऐसा अनोखापन नहीं होता है जिससे दुनिया कोई सीख ले सके। प्रेम जयशंकर प्रसाद जी के पास तो बहुत सा सामान था, उन्होंने कई नाटक लिखे, उपन्यास लिखे, कहानियाँ लिखी, कविता लिखी, कमायनी जैसा महाकाव्य लिखा, फिर भी वो आत्मकथ्य में कुछ नहीं करना चाहते, अपनी प्रशंसा बिल्कुल ही नहीं सुनना चाहते और न अपनी कोई बड़ाई दुनिया के सामने रखते हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए हम बच्चों को भी ये चीज़ एक प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने घमंड को, अपने ईगो को बिल्कुल दबा के रखते हुए, उसको रोकते हुए हमें लगातार अपने प्रगति की ओर बढ़ना चाहिए और ऐसा करना चाहिए कि हमें कुछ नहीं करना पड़े, लोग ही कहे अच्छा ये बालिका तो वो है, यह बालक तो वो है। तो वो ऐसा नहीं है कि हमें अपनी खुद की बात कहनी पड़े, दुनिया कहे कि गांधी जी ऐसे थे या विवेकानंद जी ऐसे थे। तो हमें विवेकानंद जी और गांधी जी बनने के लिए, जयशंकर प्रसाद बनने के लिए अपनी बात खुद नहीं कहनी पड़ेगी, हमें ऐसा काम करना पड़ेगा जिससे लोग हमारे बारे में कुछ कहें। अब इस पाठ के आधार पर आप जो पीछे सवाल दिए हुए हैं उन सवालों को हल करेंगे तो आप अच्छे अंकों से इस परीक्षा को पास कर सकेंगे। देखिए, वीडियो आप कितना भी देखें, परंतु जब तक आप वीडियो देखने के बाद जो प्रश्न आते हैं, अभ्यास प्रश्न, उन प्रश्नों को स्वयं लिख कर नहीं देखेंगे, तब तक आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण नहीं हो पाएंगे। क्योंकि परीक्षा में मूल्यांकन जो होगा वो लिखित होगा और लिखित मूल्यांकन में तभी आपको अंक मिलेगा जब आप सटीक बात अपनी लेखनी से सुंदर तरीके से लिखेंगे। आप पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए और वीडियो में आपको नए नए पाठ मिलेंगे, नई नई बातें मिलेंगी और अधिक अंक लाने के लिए और क्या हम कर सकते हैं उस पर बात करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।